अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई और उनकी नमाज जनाजा में उनके बेटे हमाद अजहर की शिरकत एक अहम और मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखी जा रही है, खुसूसन इस सियासी माहौल में जो शदीद तकसीम और कशीदगी का शिकार है। गो के इब्तदाई तौर पर खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हमाद अजहर को नमाज जनाजा के मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने इस मामले पर तदब्बुर और लचक का मुजाहिरा किया और हमाद अजहर को अपने वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त दी। अब हुकूमत के इस इकदाम को सियासी मुखालिफिन की जानिब से भी सराहा गया है, जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और की तारीफ़ की है और इस फैसले को एक मस्बत मिसाल करार दिया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के सियासी किरदार की तारीफ़ करते हुए लिखा कि इन सब का शुक्रिया, उन्होंने हमाद अजहर को अपने वालिद के जनाजे में शिरकत और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दी। फवाद चौधरी मजीद लिखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत इतनी जहरीली, तकसीम शुदा और नफरत से भर चुकी है कि ऐसे छोटे छोटे इकदाम भी बहुत अहम महसूस होते हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि मुल्क की सियासत में नफरत तक इंतकाम की फ़ज़ा इस हद तक सरायत कर चुकी है कि इंसानी हमदर्दी और एहतराम के ऐसे छोटे छोटे मगर अहम फैसले गैर मामूली महसूस होते हैं। अब हुकूमत का हमाद अजहर को अपने वालिद के जनाजे में शिरकत करने देना ये पैगाम देता है कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद बाज़ मौक़े पर रवादारी और एहतराम का मुजाहरा ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इससे माशरती दरारें कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन सियासी मैदान की बात करें तो यहाँ तहरीक इंसाफ और हुकूमत और इदारों के दरमियान कशीदगी बरकरार है और अब तो साले 9 मई के साइड इफ़ेक्ट्स तहरीक इंसाफ पर गहरे असरात डाल रहे हैं। जैसे कि बानी पीटीआई समेत कई रहनुमाओं को 9 मई मुकदमात का सामना है और अब बहुत से रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में सजाएं मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जैसा कि मलिक अहमद भच्चड़ के बाद तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमाओं को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाने का हुक्म दिया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया गया है। अब ये सजाएं पार्टी की आदत को यह पैगाम दे रही है कि अगर इदारों से मज़ामत जारी रखी गई और 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगी गई तो अनकरीब पार्टी में मजीद अहम गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती है और मुमकिन है कि बानी पीटीआई के भी 9 मई केसेस से मुतालिक फैसले जल्द हो जाएं और अगर उन्हें भी इस केस में सजा होती है तो तहरीक इंसाफ की सियासत खतरे में पड़ सकती है। बहरहाल बैरिस्टर गौहर इन सजाओं पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अदालत ने सजाएं देते हुए कानूनी तकाजों को पूरा नहीं। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम और क़यादत इन फैसलों को यकसर मुस्तरद कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रियासत ने यह फैसला कर लिया कि वो 9 मई के ज़िम्मेदारान को किसी सूरत रियायत नहीं देगी और यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि अगर बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ को पावर पॉलिटिक्स करनी है तो इसके लिए 9 मई वाक़े पर माफ़ी मांगना होगी। और इस हवाले से पाक फौज ने बार बार अपने दो टोक मौक़िफ़ से आगामी इस हवाले से DGI-SPR का माजी में क्या कहना था, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। तो ये झूठ और फरेब मेरे भाई ये नहीं चलता। अब ऐसा लग रहा है जब तक तहरीक इंसाफ इदारों से टकराव की सियासत को तर्क नहीं कर देती और 9 मई पर माफी नहीं मांगती तब तक इदारों और तहरीक इंसाफ में फासले कम होना मुमकिन नजर नहीं आता। जाहिर है ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज करने जा रही है, ऐसे में इन सजाओं के फैसलों ने पार्टी की मुश्किलात को न सिर्फ मजीद बढ़ाया है बल्कि पार्टी को यह वाज़ेह पैगाम भी मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ का यह मुमकिन एहतजाज खुद इस पर ही भारी पड़ सकता है। इसलिए तहरीक इंसाफ के पास यही ऑप्शन बचता है कि वो मफाहमत पर रजामंद हो जाए। बहरहाल पीटीआई की आला क़यादत को 9 मई मुकदमात में सजाएं मिलने के बाद हुकूमत और उसके इत्तेहादी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। तलाल चौधरी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मिलने वाली इन फैसलों को दुरुस्त करार दे रहे हैं। अब यकीनी तौर पर इन सजाओं के इस फैसले के बाद हुकूमत का सियासी मोराल मजीद बढ़ा है, क्योंकि रियासत ने यह ठान ली है कि वो किसी को मुल्क में इंतशार पैदा करने की इजाज़त नहीं देगी। यही वजह है कि हुकूमत ने अब तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के आगे बंद बांधना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त मांगी है, लेकिन हुकूमत ने इजाज़त देने से साफ मना कर दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई जेल से बैठकर बाहर इंतशार वाली तहरीक तो उन्हें जवाब भी मिलेगा। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
अब हुकूमत फिर से खदशा जाहिर कर रही है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज और धरने के नाम पर फिर से कोई मुहिम जोई कर सकती है। इसलिए हुकूमत तहरीक इंसाफ के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो रही है और अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी इन रहनुमाओं की सजाएं सुनाए जाने के फैसले के बाद मजीद दीवारें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे में बरी कर दिया है और उनकी रिहाई पर भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। वाकिफान हाल कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई इसलिए अमल में लाई गई ताकि पार्टी में माइनस बानी पीटीआई किया जा सके और इस मकसद के लिए शाह महमूद कुरैशी को पार्टी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। और ये चहमगोइयां इसलिए की जा रही है क्योंकि वाकिफान हाल के मुताबिक माजी में शाह महमूद कुरैशी से जेल में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात हुई और वाकिफान हाल के मुताबिक उन्हें पार्टी संभालने की ऑफर भी की गई। और अब भी शाह महमूद कुरैशी के बयानात मीडिया की ज़ीनत बन रहे हैं, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी जैसे रहनुमाओं के बयानात उस तरह से मीडिया की ज़ीनत नहीं बने। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये तासुर उभर रहा है कि वो बाहर आकर पार्टी की आदत संभाल सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पार्टी में बहुत से रहनुमा ये नहीं चाहते कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की चेयरमैनशिप संभालें। और आज सलमान अकरम राजा की मीडिया से बात में कुछ ऐसा ही तासुर उभरा जब उनका एक सवाल का कहना था, ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। शाह महमूद कुरैशी पर अभी 8 से 9 मुकदमात बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहा है। अब सलमान अकरम राजा की इस गुफ्तगू पर भी तनकीद हो रही है और सवाल उठाया जा रहा है कि शायद सलमान अकरम राजा ये नहीं चाहते कि शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर आए, वरना सलमान अकरम राजा ये भी कह सकते थे कि शाह महमूद कुरैशी बहुत जल्द रिहा होकर पार्टी के दरमियान होंगे। लेकिन उनकी गुफ्तगू से ये तासुर उभरा कि वो ये नहीं चाहते कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आकर पार्टी को लीड करें। यही वजह है कि अब चहमगोइयां हो रही हैं कि अनकरीब शाह महमूद कुरैशी की पार्टी को लीड करने के मामले पर पार्टी में मजीद इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। और अब एक और इख्तलाफ का जिक्र शेर अफजल मरवत भी कर रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि अलीमा खान गद्दार है और बानी पीटीआई इस वजह से उन पर एतबार यार नहीं है। अब एक तरफ पार्टी में इख्तलाफात बढ़ने के साथ साथ कानूनी एतबार से पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है और ये घेरा बानी पीटीआई तक भी पहुंच सकता है। और दूसरी तरफ बानी पीटीआई के साहबजादे कासिम और सुलेमान अमेरिका में बानी पीटीआई के वहाँ पर जो कैंपेन है वो कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो लॉबी है नैरेटिव को इंटरनेशनलाइज करने के लिए वहाँ पर मदद मांग रहे। रिचर्ड ग्रेंडल से उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आई हैं। इस मुतालिक बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नईम पिजौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि सरगोदा एटीसी के बाद लाहौर एटीसी के फैसले आना, 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जाना, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, एजाज चौधरी हों, उमर सरफराज चीमा हों या उससे पहले मलिक अहमद खान बच्चर हों, आपको नहीं लगता कि एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की ठान चुकी है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, पैगाम है पीटीआई के लिए? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। ये मैसेज जो है ये पीटीआई के लिए सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम को जो है मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना कानून है, ना आइन है, ना आपको हकूक हासिल है। पाकिस्तान की अदलिया ख़त्म कर दी गई है और इंसाफ का जनाजा इस तरह निकला है। तो ये पाकिस्तान की आवाम को मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी कोई कदर नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, लेकिन 9 मई के साइड इफेक्ट्स हैं ये तो सर, मतलब इस पे तो इस्टेब्लिशमेंट वाज वेरी मच क्लियर। डीजीआईएसपीआर का स्टेटेड पोजीशन है कि ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है और ये रियासत का मुकदमा है और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि उसमें सजाएं सुनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आप उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग की ख्वाहिश रखते हैं तो ये तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि कोई बातचीत नहीं होगी कम अज़ कम इस महाज के ऊपर। देखें, ये पूरा एक बयानिया जो है वो गलत बनाया गया पीटीआई के खिलाफ कि हम जो है 9 मई वाले हैं, हमने कोई जो है वो आग लगा दी, हमने तोड़ फोड़ कर दी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर ये मौकफ आपका ठीक है तो आप ले आइए सीसीटीवी फुटेजेस, आप बनाइए जुडिशल कमीशन, लेकिन उस तरफ कोई नहीं बढ़ रहा। अगर अब इन सजाओं की बात कर ली जाए तो मैं आपके सामने रख दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या ये केस झूठे थे या सच्चे थे या इनके अंदर जो सजाएं दी गई हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। पहली बात यह है कि जब कोई वकूआ होता है तो उसके ऊपर एप्लीकेशन दी जाती है और उसके बाद एफआईआर होती है। ये नहीं होता कि पहले एफआईआर दर्ज कर दी जाए और बाद में एप्लीकेशन दी जाए, यानी बुनियाद ही आपकी गलत है। आपने क्या किया कि रात को 3-3:15 बजे आपने एफआईआर दर्ज कर दी और जब आपको ख्याल आया कि इसके अंदर दरखास्त तो दी ही नहीं है। नहीं पिजौता साहब, इस पे तो देखिए ना डीजीआईएसपीआर ने पूरे पाकिस्तान के सामने कुछ विजुअल्स निकाल के, अभी भी विजुअल्स इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, वो कहते हैं इसमें किस सब्सटेंशियल एविडेंस की बात आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, तो मैं बता देता हूं, मैं बता दो, सरगोदा का मुकदमा है, उसके अंदर आपने ये रोल डाला कि ये रहनुमा जो हैं ये मौजूद थे, थाने को आग लगाई गई, थाने के अंदर जो है जाकर फायरिंग की गई, लेकिन आपने मरकजी मुल्ज़िम जो तारिक हमजा और दीगर
उसके साथ मौजूद थे तीनों, उनको इस बुनियाद पर बरी कर दिया कि उन्होंने पीटीआई से लातलकी करार दे दी। सर मैं और जैसा बॉर्डर के अंदर मेरी यार लिखते सुनने हैं ना, कि मैं जिन यही तो लोगों कह ने रहा हूँ सर लातल कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई ब्रीदिंग यही स्पेस जवाब नहीं है काफी। पाकिस्तान नंबर तहरीक इंसाफ के लिए नंबर सर। टू बात मैं वही कह रहा हूँ कि झूठे केसेस हैं, हम बुलंद करते रहेंगे। किसी सिपाही के बयान के ऊपर आप किसी को सजा नहीं दे सकते कि वो है कि मैं जमान पार्क के अंदर मौजूद था और मैंने सारी रिकॉर्डिंग, मैंने सारा कानून सुन लिया। जबकि रोजनामचा कह रहा है कि ये बंदा गैर हाजिर है, उसका एसएचओ कह रहा है कि ये बिन बताए चला गया है और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और वो कह रहा है कि मेरी एसएचओ ने ड्यूटी लगाई है। तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस एहलकार के की मुद्दत के अंदर, उसकी गवाही के अंदर ये सजाएं ठीक हुई हैं? अगर ये फौज के हवाले से ये बात की जाती है कि इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हुआ, कोई कहीं पर गवाह फौज का जोता पेश साहब हुआ, मैं तो ये कोई कह रहा मुझे हूँ कि एविडेंस दिखा स्पेस दे को कि ये देखिए लोग जो हैं मौके देखिए पर मुनीर न्याजी साहब का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि कुछ भी रावा औखी सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। आज सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं शाहमूद कुरैशी साहब बरी होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, सवाल होता है कि भाई क्या कुरैशी साहब बाहर आ रहे हैं, लीड कर सकते हैं? वो नहीं, वो कहते हैं नहीं अभी अंदर ही रहेंगे। यानी आप इतने तयकुन के साथ जो ये बात कर रहे हैं कि अंदर क्या क़यादत चाहती है कि ये लोग अंदर ही रहें, अभी लोग बाहर ना आए, ताकि जो इस वक्त लोग लीड कर रहे हैं फ्रंट सीट्स के ऊपर है उनकी सीट्स बरकरार रहें? हमारी इस मुल्क की खातिर जान भी हाजिर है, सानू बिल्कुल मरन का शौक है, लेकिन इस मुल्क की खातिर, नंबर वन। नंबर टू, सलमान राय साहब से पूछा गया कि ये आप इस पे मौकफ दीजिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि बाकी सारे सजा हो गई उनको और ये कैसे बरी हो गए। तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर और केसेस भी हैं, अगर वो बाहर आए हैं तो बताएं। उनके ऊपर केसेस जारी, उनकी जमानतें नहीं हुई। ये गलत जेस्चर है, क्योंकि कई ऐसे लोग जो हैं सर एक तासुर गया कि शायद ये नहीं चाहते कि शाहमूद कुरैशी साहब बाहर आए। नहीं, गलत तासर फैलाने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी कि शाहमूद कुरैशी साहब बाहर आए। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमात हैं और ये नहीं चाहेंगे कि वो बाहर आए, और यही उन्होंने बात की है। क्या क़यादत चाहती है कि शाहमूद कुरैशी साहब अगर आए तो वो लीड कर सकते हैं पीटीआई को? नहीं, देखिए शाह साहब अगर रिहा होते हैं तो बिल्कुल वो वाइस चेयरमैन है, और इमरान खान साहब को भी रिहा करना चाहिए। वो इस जमात के लीडर हैं, वो इस मुल्क को लीड करें। सर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कासिम और सुलेमान बानी पीटीआई के साहबजादे रिचर्ड ग्रेनल से मिले हैं अमेरिका में, तो क्या अब एक बार फिर नजरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है? देखिए, अमेरिका की जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने साइफर भेजा, और इन तमाम घुसपैठियों ने तमाम तर उसके अंदर इन्वॉल्व होकर इन्होंने एक आईनी हुकूमत को उठाया, इमरान खान को उठाया। हमारा मौकफ क्लियर है कि हम तो यही कहते हैं कि दुनिया का कोई मुल्क भी है वो जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करे। ट्रंप साहब ने नहीं की, हालांकि वोट इमरान खान के नाम के ऊपर लिया, और अगर उनके बेटे किसी के साथ मिल रहे हैं अपने बाप की रिहाई के लिए कि वो क्योंकि ना हक कैद हैं, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन अभी तक की कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं आई कि कोई मुल्क जो है वो इस हवाले से इस तरह की आवाज़ बुलंद कर रहा हो कि इमरान खान या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कायम होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान आमद मुतवक्की है दोनों की? बिल्कुल एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं जी। और एहतजाज की अभी तक स्ट्रैटेजी अनवेल नहीं हो सकी नहीं पिछौता साहब? तहरीक का खान साहब ने कहा था कि 5 तक पीक पर हो। हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तमाम सूबों के अंदर, ज़िलों के अंदर, तंजीमी अहदेदारों से मुलाकातें हो रही। मैं खुद गया था, अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं वो मेरी तंजीम के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, जो प्लानिंग है वो अभी हमने आउट नहीं की। नहीं, लेकिन ये जो केसेस और इनके फैसलों में तेजी आ गई है, इसके बाद आपको लगता है कि एहतजाज का कोई मोमेंटम बन सकेगा? डराने की एक कोशिश है कि आप ना आवाज़ बुलंद कीजिए। ये पहले भी हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया या हराया गया, तो क्या कोई लोग जो हैं वो रुके? हम तो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो मुल्क के लिए सीटें क्या, हमारी जान भी हाजिर है। यानी एहतजाज होगा और अल्टीमेटली 5 अगर ये हतमी फैसला है, जैसे बैरिस्टर गौर ने कहा कि इसके अलावा आप कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या आप ये फाइनल ऑप्शन है कि एहतजाज ही करेंगे? बिल्कुल, एहतजाज के अलावा कोई रास्ते नहीं बचा। अदालतें आपकी खत्म हो गई हैं, 26वीं तरमीम हो गया है। जज अब उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो दरखास्त लगा लें या फैसला इंसाफ के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पिछौता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को फोर्स करते हुए घेरा तंग कर रही है, ब्रीदिंग स्पेस को स्क्वीज कर रही है, हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब ने मैं ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कमरुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज से खाइफ है? ये कहाँ से नतीजा किसी ने अखज़ कर लिया जी?
कि राजा साहब जिस तरह अगर तो उसको लिंक किया जा रहा है इन फैसलों से जो एक ड्यू प्रोसेस के बाद तकरीबन 2 साल के अरसे के बाद जो है, ये 2.25 साल बाद फैसले आए हैं इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट्स के, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा तो अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत खाइफ हो। तहरीक इंसाफ ने जितने इस पिछले 2 साल में एहतजाज किए हैं, वो हर गुजरते एहतजाज के साथ वो एवेपोरेट होती गई है, उनकी स्ट्रेंथ वो डिसिपेट वो होती मीनार गई है। पाकिस्तान जलसे की इजाजत मांग रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जलसे की इजाजत तो नहीं दी जाएगी। तो अगर वाकई एहतजाज इतना कमजोर बांध पड़ गया और आप समझते हैं कि पंजाब में तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से एक्टिव नहीं है, तो क्या अमर माने है कि जलसे की इजाजत ना दी जाए? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, अगर तो जलसे की इजाजत पावर शो के लिए, अपनी कोई सियासी बात करने के लिए, तो वो तो अगर खाइफ होते तो हम पेशावर के उनके जलसे, सवाबी के जलसे अभी माजी करीब में हुए हैं, जहाँ उनकी हुकूमत है, जहाँ उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप जब भी देखें, ये फैसला ना मैंने करना है, ना राना सनाउल्लाह साहब ने करना है, ना किसी सियासी शख्सियत ने करना है। ये बुनियादी तौर पर इंतज़ामिया का फैसला होता है। उस ज़िले की इंतज़ामिया की स्वाबदीद भी होती है और उनके पास बहुत से जाहिर है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि इंतजामिया तो इस पे मुख्तारिकुल नहीं होती। इंतजामिया भी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करती है सर। नहीं, इतनी सिंपल अंदाज में से बयान न करें कि सबको पता है। ये बड़ा आजकल जुमला कॉमन हो गया कि सबको पता है। आप मुझे बताएं कि क्या सबको नहीं पता कि 2014 के धरने से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज की बुनियाद तशद्दुद रही है? क्या सबको नहीं पता कि वो जब लीडर्स जो हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि फलां को उल्टा लटका दूंगा, फलां आईजी को फांसी लगा दूंगा, तो उसके नतीजे में फिर राजा साहब ये भी बताएं ना कि वो किसकी आशीर्वाद पे हो रहा था उस वक्त? क्या उस वक्त कौन करा रहा था? नहीं, मैं आशीर्वाद पे नहीं जा रहा, मैं तो इस बात पे जा रहा हूँ कि वो कंडक्ट देखें। अब मुझे अगर फर्ज किया मैं किसी अपने मुलाजिम को या अपने किसी को कहूँ कि तुमने ऐसे बोलना है, तो कंडक्ट तो उसका देखा जाएगा ना। ये तो उस अगले की अकल है कि वो इसके बाद के आप तमाम एहतजाज देख, आप 9 मई तो चले एक मिसाल बन गई। इस खित्ते में ऐसा वाकया कहीं पे भी नहीं हुआ। हाँ, जब कोई इनकलाब आए कोई चंद एक दुनिया में पुरतशद्दद, तो उनके जाके कामयाबी के टाइम में शायद कोई ऐसे चंद वाकयात हुए हों, वरना जहाँ पर और पाकिस्तान जैसे नजरियाती मुल्क में जो दुश्मनों में घिरा हुआ है, वो मैं इससे पहले भी एक प्रोग्राम में कहा कि दुश्मन मुल्क के रेडार्स जिन चीज़ों को नहीं देख सकते थे, हमारे एयर बेसिस को या हमारे जो कोर कमांडर्स हाउस या दीगर हसास इंस्टॉलेशंस थी, वहाँ को अपने लोगों को भड़का कर उनको तख्त पर राजा साहब, आप सियासतदान हैं और आप जमहूरी सोच के मालिक हैं, जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है? देखें, जहां तक तो इस वाक़े का ताल्लुक है जो आज मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कल भी कहता था और कल भी कहूँगा कि जब ये जो तशद्दुद की ये वाली हद और जहाँ पर आप तमाम लिमिट्स को क्रॉस कर जाएं, इसमें चाहे कोई सियासी जमात, मैं समझता हूँ कि इसको सबक बनाना चाहिए ताकि रियासत पाकिस्तान सिर्फ आगे जाएगी। और सिर्फ हम नहीं बनाते, ये कैपिटल हिल पे भी जो ऐसी हरकत करता है वो वहाँ वाले भी बनाते हैं। और जो जमहूरी ममालिक जिनके मतलब जहाँ पे यह है कि पुलिस को किसी को हाथ उंगली टच करने का इख्तियार नहीं है, वो भी इसको जो है वो बनाते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें, क्योंकि आपने कैपिटल हिल की एग्जांपल दी है, आज वही पार्टी बरसर इक़्तिदार है और उसी का लीडर एक बार फिर प्रेसिडेंट है अमेरिका का। तो देखिए, एक सेपरेट इशू है। अगर कल इलेक्शन यानी बैलेट में फैसला हो गया ना सर? बैलेट में फैसला हो गया, लेकिन मैं कानून के फैसले की बात कर रहा हूँ ना। बैलेट की फैसले की आस में कानूनी प्रोसेस को नहीं रोका गया था वहां भी। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि वहां पे बैलेट के उस राजा साहब बैलेट का जब फैसला आएगा, राजा साहब, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज ना सर, मुमकिनात का खेल है ना, मुमकिनात का खेल। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट टेररिज्म इज नॉट आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। जहां पर अब सियासत में तो आप लोग बड़ा फर्म बिलीफ रखते हैं बातचीत का। देखिए, ये कॉमन मेरी गुजारिश सुने कि ये कॉमन दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं थी, ना लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी थी। उसे तो हम सियासी
मामलात में ले सकते हैं, या आप इसकी शिद्दत का अंदाज़ा करें या इसकी शिद्दत को एटलीस्ट महसूस करें कि ये वाक़यात क्या थे। और ये जो लीगल प्रोसेस में ताख़ीर हुई है, इसने बहुत से शकूक व शुबहात में ने जन्म दिया है, और लोग जो हैं वो बहुत से ये कहते पाए गए हैं कि जी देखें वो जो जिन्होंने वो किया था 9 मई, वो भी बाहर फिर रहे हैं, वो भी सेल्फियाँ बना रहे हैं, वो भी तकरीरें कर रहे हैं, तो ये क्या निज़ाम है। लिहाजा ये इस मुल्क की सलामती के लिए, और जो अभी अभी 10 मई का, अगर आप 10 मई 2025 को मद्देनज़र रखें, भारतीय जारहियत को मद्देनज़र रखें, तो आपको उस अदसे में जब आप देखेंगे तो ये ज़्यादा। अच्छा राजा साहब, मुझे बताएं कि क्या माइनस बानी पीटीआई हो रहा है, क्योंकि ये तासुर उभर रहा है कि बहुत सारे लोगों को, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा है, उमर सरफराज चीमा है, सेनेटर एजाज चौधरी है, 10-10 साल सजाएं हो गई, शाह महमूद कुरैशी साहब को इसमें बरी कर दिया गया है, तो एक तासुर है, आप इसको जो मर्जी कह लें आप, कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को बतौर चेयरमैन पीटीआई हम देखेंगे नियर फ्यूचर, और क्या कोई ऑल्टरनेट तैयार किया जा रहा है बानी पीटीआई का? देखें, अगर तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्टी छोड़ी होती, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई सियासी तौर पर जो है वो अपना डिफ्लेक्शन शो की होती, तो शायद ये अंदाज़ा कोई सियासी बुजुर्ग मोहर लगाने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो चूँकि जोग्राफियाई तौर पे भी शायद दूर थे और उनका एविडेंस नहीं आया होगा, एविडेंस प्रोड्यूस करते हुए भी कई दफ़ा प्रोसिक्यूशन भी एज पार्ट ऑफ द लीगल स्ट्रेटजी कुछ एविडेंस पे ज़्यादा जोर देती है, और ये हर मुकदमे में होता है। कॉमन फौजदारी मुकदमे में भी वकील मशवरा देते हैं गवाहों को और दीगर के, जी आप इस पे जोर रखें, कहीं ये ना हो कि केस ख़राब हो जाए, और वो कंसंट्रेट कराते हैं। तो ये अगर प्रोसिक्यूशन की कोई लीगल कोई ऐसी स्ट्रेटजी थी तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक लीगल प्रोसेस के नतीजे में ऐसा हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जिस किस्म की पॉलिटिक्स मौजूद है, इसमें किसी मैन लीडर को जो है वो माइनस करके तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अगर को हासिल करना भी चाहे तो किया जा सकता है। लिहाजा ये समझता हूँ कि सिर्फ अजम्पशंस हैं, ये सिर्फ अंदाजे हैं। अच्छा, जो ये केसेस के फैसले आना शुरू हो गए हैं, अल्टीमेटली आपको लगता है कि ये घेरा बानी पीटीआई के गिर्द भी तंग हो रहा है, और हम देखेंगे कि वहां पर भी कुछ इसी तरह के फैसले होंगे? ये घेरा तंग होने का सवाल नहीं है, ये चूंकि केसेस एक टाइम लेते हैं, एक नेचुरल टाइम जो है लीगल प्रोसेसेस का पाकिस्तान में मौजूद है, वो टाइम जो है वो केसेस लेते हैं। इवन जो खसूसी अदालतें दहशतगर्दी की देख लें, नारकोटिक्स की देख लें, जो किसी ज़माने में इस बुनियाद पे बनाई गई थी कि ये जल्दी ट्रायल करेंगी, स्पीडी ट्रायल करेंगे, लेकिन वो भी लोड की वजह से तो टाइम इतना लग जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसाफ के निज़ाम के बारे में लोगों में गलतफहमियाँ जन्म लेती हैं। इसमें घेरा तंग होने या घेरा खुला होने की बात नहीं है, चूँकि हम जब डिजिटल मीडिया पे बैठे होते हैं तो फिर हम इन चीज़ों को घेरे के साइज से मंसूब करते हैं। लेकिन वो जो लीगल प्रोसेस अभी ये भी देखें, एक पहली अदालत का फैसला है, इसके बाद इनकी अपील्स जाएंगी, हाई कोर्ट्स में जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट्स में जाएंगी। ठीक, राय साहब, लास्टली सर देखिए, इस वक्त प्रैक्टिकली हुकूमत की राह में कोई ऑपोजिशन हाइल नजर नहीं आती, कोई ऐसी रुकावट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मामला आपकी गवर्नेंस का है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का है, आपकी डिलीवरेंस का है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गवर्नमेंट के ऊपर भी है, कितना फोकस रहती, क्योंकि कल को आप ये नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन ने ये नहीं करने दिया तो ऑपोजिशन ने वो नहीं। अब तो आपके हवा का रुख आपकी तरफ हर तरीके से है, वो अदालती महाज हो, वो पार्लिमानी महाज हो, वो पावर हो, हर तरीके से आपके पास पूरी इख्तियार है सर। ये बिल्कुल, पार्लिमानी महाज को तो आप महाज के हवाले से ले भी सकते हैं, उसके लिए अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अदालती महाज ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ ना सर। जी, वो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़ाहिर है एक लीगल प्रोसेस है, कहीं पे आइन के या कानून की क्लॉज की खिलाफवर्जी नहीं हुई, और कानून में जो चीज़ें हैं उसकी जो आप है इंटेलेक्चुअली या एकेडमिकली तो आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट लीगली उस पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। हर चीज़ जो है कानून के मुताबिक हो रही है। लेकिन एक बात यह है कि इसके बाद इस वक्त में अगर तो हुकूमत की परफॉर्मेंस मुआशी महाज पे महंगाई के कमी के हवाले से, फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से, और दीगर जो है वो सरप्लस के हवाले से, और ये सारी चीज़ों में बेहतरी आई है, अब ग्रोथ रेट भी इंशाल्लाह बढ़ेगा,
और दीगर चीज़ें भी। लेकिन अगर आप कहें कि ये कोई 100% सियासी इस्तेहकाम का दौर, ये जो पिछले 2 बरस 1.5 बरस गुजरा है, ये था, तो वो यकीनन आप उससे उसमें प्लेस नहीं कर सकते। ठीक, मैं तो सिर्फ लेकिन ये कह रहा हूँ कि हमको अल्टीमेटली आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जवाब आपने देना, यहाँ पे ऑपोजिशन के कांधे पे रख के बंदूक नहीं चलाई जा सकेगी इस वक्त जो है सिर्फ नजर नहीं हो सके। सर, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। राजा कमरुल इस्लाम साहब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हेल्थ की डोमेन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे सवाल उठ रहा है, और जाहिर है जब सवाल उठेगा तो बात तो होगी। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सेहत के शोबे में एक और अफसोसनाक इंकशाफ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिनिक ऑन व्हील्स जैसे फलाही और अवाम दोस्त मंसूबे में बोगस मरीजों की एंट्री का इंकशाफ हुआ है। इस स्कैंडल के मंजरेआम पर आने से न सिर्फ सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का खदशा बढ़ गया है, बल्कि ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि जब एक खैराती या सरकारी सतह पर चलने वाले सेहत के मंसूबे में भी इस तरह की जालसाजी पनप सकती है, तो आम सेहत का निज़ाम किस हाल में होगा। अब इस स्कैंडल के असरात बहुत गहरे हैं, क्योंकि इससे एक तरफ सेहत के शोबे पर एतमाद मुतसलसल होता है, दूसरी तरफ वो अवामी एतमाद मजरूह होता है जिसकी बुनियाद पर ऐसे मंसूबे चलाए जाते हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स दरअसल हुकूमत का एक अच्छा और बज़ाहिर खालिस फलाही मकसद के तहत शुरू किया गया मंसूबा था। इसका मकसद शहरी और दूर दराज इलाकों में लोगों को उनकी इस पर मुफ्त या कम कीमत पर तिबी सहूलतें फराहम करना था। मोबाइल यूनिट्स की शक्ल में ये क्लिनिक्स इलाके घूमते और सैकड़ों मरीजों का मुआयना करके अद्वियात फराहम करते। लेकिन हालिया इंकशाफ से मालूम हुआ है कि असल मरीजों की बजाय फर्जी नाम, जाली एंट्रियां और कभी कभार मरीजों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई, ताकि सरकारी फंड्स और आदादो शुमार में हेर फेर मुमकिन हो सके। इसका बराह रास्त नुकसान हुकूमत के खजाने को नहीं, बल्कि आवाम को हुआ है, जिनके लिए यह सहूलत हकीकी मानों में काम कर सकती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोगस मरीजों की एंट्री सिर्फ इंतजामी गफलत का नतीजा नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म करप्शन मॉडल का हिस्सा भी दिखाई देती है। इसके पीछे बुनियादी तौर पर वो अवामिल कार फरमा है। पहला, फंडिंग को बढ़ा चढ़ाकर लेने की कोशिश, और दूसरा, कारकर्दगी के जाली आदादो शुमार पेश करके ज़्यादा फंड्स हासिल करना। ऐसे मंसूबों में अक्सर बजट कारकर्दगी से मशरूत होता है, यानी जितने मरीज देखे जाएंगे उतने ही फंड्स मिलेंगे। यही वजह है कि बोगस एंट्री के जरिए ये जाहिर किया जाता है कि मंसूबा बहुत फ़ाल और मकबूल है, जबकि हकीकत में मरीज़ कम होते हैं या बाज़ औक़ात सिरे से होते ही नहीं है। अब ये मामला सिर्फ माली करप्शन तक महदूद नहीं है। जब बोगस मरीजों को दिखाकर अद्वियात और सहूलियात की खपत बढ़ाई जाती है, तो बाज़ औक़ात वो अद्वियात मार्केट में बेची भी जाती हैं। यूँ दोहरा नुकसान होता है, मुस्तहिक मरीजों को अद्वियात नहीं मिलती और सरकारी स्टॉक ब्लैक मार्केट की नज़र हो जाता है। मज़ीद तशवीश की बात यह है कि क्लिनिक ऑन व्हील्स जैसे फलाही मंसूबों पर बोगस मरीजों की एंट्री का मतलब ये भी है कि हुक्काम की निगरानी और ऑडिट का निज़ाम मौसर नहीं रहा। अगर मुतल्लिका महकमे की बर वक्त मॉनिटरिंग और ऑडिट होता, तो शायद ये जालसाजी इतने वसी पैमाने पर ना हो पाती। ये इस बात की निशानदेही है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मशीनरी में शफाफियत और जवाबदेही का कल्चर अब भी कमज़ोर है। इंकशाफ का एक पहलू ये भी है कि ऐसे घपलों का सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आवाम को होता है, जो पहले ही सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारों और नाकाफ़ी सहूलियात का सामना करते हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स जैसे मुतबादिल ज़राए अगर वाकई ईमानदारी से चले, तो आम शहरियों के लिए बहुत रिलीफ का बायस बन सकते हैं, मगर जब इनमें का अंसर आ जाए तो ये रिलीफ एक शराब बनकर रह जाता है। दर हकीकत क्लिनिक और व्हील्स जैसे मंसूबे किसी भी माशरे में हुकूमत और आवाम के दरमियान एतमाद की अलामत होते हैं। अगर इस एतमाद को बार बार करप्शन और जालसाजी से ठेस पहुंचेगी, तो नतीजा सिर्फ ये नहीं निकलेगा कि फंड ज़ाया होंगे, बल्कि इसके साथ साथ आवाम की उम्मीदें भी दम तोड़ जाएंगी। इस इंकशाफ के बाद सबसे अहम और ज़रूरी बात एक आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी की है, ताकि ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जा सके और मुस्तकबिल में इस तरह की बदनवानी को रोका जा सके। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ्रीलांसिंग के नाम पर धोखाधड़ी का बाजार कैसे घर में, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जहां दुनिया को ग्लोबल विलेज में बदलकर रोजगार, तालीम और रवाबित के बेशुमार मौके पैदा किए हैं, वही इस तेज रफ्तार तरक्की ने नौजवानों को नए खतरात के दहाने पर भी ला खड़ा किया है। पाकिस्तान में हालिया दिनों सोशल मीडिया, बिलखुसूस व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को हदफ बनाने वाले जालसाज गिरोहों के लिए मैदान जंग बनते जा रहे हैं। और अब नेशनल साइबर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम की जानिब से जारी करदा एक एडवाइजरी ने खबरदार किया है कि पंजाब समेत मुल्क भर में फ्रॉड फ्रीलांसिंग का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, जिसके जरिए नौजवानों को फेक जॉब ऑफर्स के बहाने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल किया जाता है। एक बार जब वो इन ग्रुप्स में दाखिल हो जाते हैं, तो उन्हें नामुनासिब मवाद दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है और फिर इसी मवाद को बुनियाद बनाकर उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकियां दी जाती हैं। एडवाइजरी के मुताबिक
जो नौजवान इस गैर अखलाकी मवाद पर एतराज़ करते हैं उनको मज़ीद दबाव में लाने के लिए उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल, यूज़र नेम्स और सोशल मीडिया सरगर्मियों को हदफ बनाकर धमकाया जाता है और इत्तलात के मुताबिक मुतासिर अफराद से 10 से 15 लाख रुपए तक का भत्ता तलब किया जाता है और कई केसेस में वो नफसियाती दबाव का शिकार होकर ये रकम अदा भी कर देते हैं। अब ये एक ऐसा खतरा है जो सिर्फ डिजिटल शऊर की कमी की वजह से बढ़ रहा है। नौजवानों को चाहिए कि व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को महदूद करें, मशकूक जॉब ऑफर से गुरेज करें और किसी भी ग्रुप में शामिल होने से कबल इसके मकसद और मेंबर्स के बारे में मुकम्मल तहकीक कर ले, ख़ास तौर पर वो ऑफर्स जो फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम इनकम के नाम पर दी जाती हैं। इनके पीछे अक्सर ब्लैकमेलिंग या हनी ट्रैप जैसा धोखा छुपा होता है। बहरहाल एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर किसी को ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो फ़ौरन साइबर क्राइम विंग या किसी मुस्तनद डिजिटल लॉ प्रोफेशनल से रब्ता करें और किसी किस्म के धोखे या ब्लैकमेलिंग का निशाना बनने से पहले मोहतात रहे। अब ये सूरत हाल हमें याद दिलाती है कि डिजिटल आज़ादी के साथ साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। जहाँ एक क्लिक हमें दुनिया से जोड़ सकता है, वहीं एक क्लिक किसी खतरनाक जाल का दरवाज़ा भी खोल सकता है। नौजवानों को ना सिर्फ बाखबर बल्कि बाशऊर बनने की ज़रूरत है ताकि वो इस डिजिटल दुनिया में अपनी हिफाजत खुद यकीनी बना सकते। अपने इंतजाम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।